चलो सुनो, चैप्टर 9 अमाइन बच्चे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन, ध्यान से सुनना, 30 मिनट्स बिल्कुल ध्यान से फोकस बना के। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन में सबसे पहला बेटा एल्काइलेशन। देखो एल्काइलेशन एसाइलेशन आपने पहले भी पढ़ा है, लेकिन उसका नाम आपने पढ़ा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अमाइन डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एज वेल एज एसाइलेशन। वाई? पहली बात मैं आपको बताऊं कि अमाइन में या एनिलिन में, अगर नॉर्मल आपके पास अमाइन है या एनिलिन है, सपोज ये एनिलिन है, एनिलिन डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये आपको याद है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता था? उसमें आप CH3Cl मिलाते थे इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो होता क्या था कि आप नॉर्मल बेंजीन में जब ये करते थे तो ये CH3 जाके अटैक करता था ना, यहाँ पे, यहाँ से एक ये AlCl3 एक H निकालता था, इसको दे देता था, तो HCl बाहर हो जाता था और यहाँ पे जो वैकेंसी बचती थी वहां जाके CH3 लग जाता था। दिस इज फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बट ये सेम प्रोसेस एनिलिन में नहीं होता। एनिलिन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन नहीं होता इन प्रेजेंस ऑफ दिस, बिकॉज दिस एनिलिन एक्ट्स एज अ लुईस बेस। ये एक लुईस बेस की तरह काम करता है क्योंकि इस पर लोन पेयर है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर। एंड दिस AlCl3 एक्ट्स एज अ लुईस एसिड। तो इससे पहले कि ये जाके वहां रिएक्ट करे, ये AlCl3 एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके, यहाँ लोन पेयर के साथ रिएक्ट करके ये AlCl3 एक सॉल्ट बना लेता है। ये प्लस होता है और ये इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इस पे माइनस चार्ज आ जाता है। तो दिस इज अ सॉल्ट विच मेक्स दिस बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटिंग। एक्चुअल में होता क्या है कि ये लोन पेयर मूव करते थे रिंग के ऊपर, तो ये एक्टिवेट कर देते थे बेंजीन रिंग को कि भैया ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन हो या मेटा पे सब्स्टिट्यूशन हो, लेकिन ये लोन पेयर को AlCl3 खुद ही रिएक्ट कर लेता है, तो एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बना लेते हैं, तो ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। तो इसलिए आगे फर्दर रिएक्शन हो ही नहीं पाती। एल्काइलेशन एसाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट वाली नहीं देता ये एनिलिन। याद रखना ये बात, ये आपकी बुक के पीछे का आंसर है एक, कि व्हाई एनिलिन डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, बिकॉज एनिलिन एक्ट्स एज अ लुईस बेस and AlCl3 acts as a Lewis acid, and acid base reacts together to form a salt which is deactivating, जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है फर्दर रिएक्ट करने से। ठीक है, लेकिन ये वैसे एल्काइलेशन देता है। देखो कैसे, अगर हमारे पास RNH2 है और इसमें हम CH3Cl मिला रहे हैं, तो ये एल्काइलेशन देगा। कैसे देगा, जरा ध्यान से सुनना, कि मेरे पास है RNH2 यानी मेरे पास एनिलिन है, आप CH3Cl मिलाना, बस आप AlCl3 मत मिला देना गलती से। तो फिर जब CH3Cl मिलाओगे तो क्या होगा, CH3Cl मिलाओगे तो क्या होगा कि भैया ये CH3 जाके इधर अटैक करेगा, यहाँ से HCl बाहर होगा जैसे नॉर्मली होता है, HCl बाहर, और ये CH3N के साथ जाके यहाँ अटैक कर लेता है, एक H कम हो जाएगा और वो CH3 इधर जाके अटैक करके लग जाएगा N के साथ। तो एल्काइलेशन हुआ, लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट वाला नहीं हुआ। ठीक है, सिमिलरली एसाइलेशन भी होता है कि भाई आप RNH2 में एसाइल ग्रुप मिलाओ, एसाइल याद है, CH3COCl, एसाइल क्लोराइड, तो यहाँ भी वही होगा, एक HCl बाहर हो जाएगा, ये H और एक Cl बाहर, ये COCH3 जाके N के साथ लग गया, तो N के साथ क्या लग गया, COCH3, एक H कम हो गया, तो ये आपका यहाँ पे अटैक होके आके लग गया। ये बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, जरा ये ध्यान से सुनना, और एक आगे ये दोनों चीजें ध्यान से सुनना। एक हिंसबर्ग टेस्ट और कार्बाइल अमाइन, ये दोनों एनिलिन के टेस्ट हैं, ध्यान से सुनना। कार्बाइल अमाइन इज अ नेम रिएक्शन एज वेल एज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी अमाइन एंड एनिलिन। ये दो लोग हैं, प्राइमरी अमाइन और एलिफेटिक अमाइन और एनिलिन। ठीक है, प्राइमरी और एनिलिन जो अमाइन होते हैं ये कार्बाइल अमाइन देता है। तो ये जो RNH2 है ये 1 डिग्री अमाइन भी हो सकता है और ये एनिलिन भी हो सकता है। बस ये दो ही लोग हैं जो कार्बाइल अमाइन देते हैं, बाकी कोई नहीं देता। कार्बाइल अमाइन होता क्या है, इसमें क्लोरोफॉर्म और केवेज डालते हैं, क्लोरोफॉर्म केवेज डालेंगे तो ये जो RNH2 दिख रहा है, ध्यान से सुनना, RNH2 बच्चों RNC में कन्वर्ट हो जाता है, यहां से हाइड्रोजन हटा के कार्बन लगा देता है। तो दिस इज आइसोसाइनाइड।
आइसोसाइनाइड की फाउल स्मेल होती है, बहुत अलग सी स्मेल होगी, खराब सी स्मेल होगी। उस स्मेल से पता चल जाएगा कि भैया ये प्राइमरी अमाइन था या एनिलिन था। अगर आपने इसमें क्लोरोफॉर्म केवल डाला, वो फाउल सी स्मेल आई, ऑफेंसिव स्मेल आती, बड़ी खराब सी स्मेल। अगर वो ऐसी स्मेल आई, इसका मतलब है कि ये प्राइमरी अमाइन था या एनिलिन था। अगर वो स्मेल आई ही नहीं, इसका मतलब आइसोसाइनाइड नहीं बना, तो इसका मतलब ये प्राइमरी अमाइन नहीं था, ये सेकेंडरी या टर्शरी था। तो सेकेंडरी और टर्शरी ये वाला टेस्ट नहीं देते, याद रखना। सेकेंडरी और टर्शरी कार्बाइल अमाइन टेस्ट नहीं देते। साथ में KOH, KCl और वाटर भी बनता है यहाँ बाय प्रोडक्ट। अच्छा, अब मान लो मुझे सेकेंडरी टर्शरी डिस्टिंग्विश करने को आ गया, तो ये तो दोनों ही नहीं देते, ये तो आप इससे कर ही नहीं सकते। तब आप क्या करोगे? तब उसके लिए ये है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन, ये तीनों के लिए है, तीनों को पहचान लेता है ये। वो सिर्फ प्राइमरी को पहचान पाएगा। प्राइमरी के साथ सेकेंडरी आ गया तो प्राइमरी वो टेस्ट दे देगा कार्बाइल अमाइन, सेकेंडरी नहीं देगा, तो आपने पहचान लिया। लेकिन अगर सेकेंडरी टर्शरी दो आ गए तो आप उससे नहीं कर सकते, तब आपको ये फॉलो कराना है हिंसबर्ग। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना। बेंजोइल सल्फोनिल क्लोराइड, दिस इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। बेंजोइल सल्फोनिल क्लोराइड, benzoyl sulfonyl chloride is called Hinsberg reagent. This is called Hinsberg reagent. जब इसमें हम प्राइमरी अमाइन मिलाते हैं RNH2 1 डिग्री अमाइन, तो क्या करता है, ये HCl बाहर हो जाएगा, ये H और Cl बाहर हो गया, जो बचा वो जाके इधर लग जाएगा। कैसे लगेगा, ध्यान से देखना। देखो, ये HCl गया, ये जाके इधर लग गया NHR, ये लग गया, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड आपका बना, ये जो आपका कंपाउंड बना है, दिस इज सोल्यूबल इन NaOH। अगर ये NaOH में घुल गया, इसका मतलब ये प्राइमरी अमाइन था, ठीक है। क्या हुआ, ये HCl बाहर हुआ था, HCl भी बाहर हुआ बाय प्रोडक्ट, और जो ये बना कंपाउंड, ये NaOH में डाला, उसमें आपने एल्कली, उसमें घुल गया, तो इसका मतलब ये प्राइमरी अमाइन है। और अगर, अब यही सेम रिएजेंट मैं ले रहा हूं, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट में मैंने सेकेंडरी अमाइन डाला, दिस इज 2 डिग्री अमाइन। अब मैं वही फिर से होगा, HCl बाहर होगा, HCl बाहर होगा, ये N जाके इधर H के साथ अटैच होगा। ध्यान से देखना, ताकि जब आप रिवाइज करें बाद में तो आपको एटलीस्ट ये हो कि पहली बार नहीं कर रहे। N ये लग जाएगा, NRR ये लग गया, प्लस HCl तो बनेगा। नाउ दिस कंपाउंड इज इनसोल्यूबल इन NaOH। तो ये दो तो फर्क यही हो गए कि अगर NaOH में घुल गया तो प्राइमरी है, नहीं घुला तो सेकेंडरी है। NaOH में घुल गया तो प्राइमरी अमाइन, नहीं घुला तो सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। थर्ड, चलिए थर्ड क्या है, ध्यान से सुनना। थर्ड ये है कि भैया अगर आपने टर्शरी अमाइन लिया और उसको आपने हिंसबर्ग में मिलाया, RNRR 3 डिग्री अमाइन मिलाया, तो आप देखो इसके पास तो H ही नहीं है, यही तो और था ना, HCl बाहर और था ना, अब H है ही नहीं इसके पास। जब इसके पास H ही नहीं है तो HCl भी नहीं निकलेगा, तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, तो कुछ होता ही नहीं है, नो रिएक्शन। जब अगर रिएक्शन ही नहीं हुई तो इसका मतलब ये टर्शरी अमाइन है, ठीक है। प्राइमरी रिएक्ट करके जो बनाता है कंपाउंड वो NaOH में घुल जाएगा, सेकेंडरी जो बनाएगा NaOH में नहीं घुलेगा, और टर्शरी रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो ये तीनों अमाइन को पहचान लेता है, व्हाइल कार्बाइल अमाइन ओनली डिटेक्ट प्राइमरी अमाइन एंड एनिलिन ऑल्सो, एनिलिन भी ये रिएक्शन देता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ध्यान से सुनना बच्चों को, देखो दो तरह की चीजें हैं, जरा दोनों ध्यान से सुनो। इधर बोर्ड की तरफ हमारे पास RNH2 है, दिस इज एलिफैटिक अमाइन। हम दो बातें करेंगे इसलिए दोनों ध्यान से सुनना, एलिफैटिक अमाइन और एरोमेटिक यानी कि एनिलिन। इसमें हमने मिलाना है HNO2। HNO2 इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। HNO2 मिलाएंगे HCl के साथ, तो ये डाइजोनियम बन जाता है, जो हमने पहले भी पढ़ा है, RN2Cl। दिस इज कॉल्ड डाइजोनियम सॉल्ट, दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट।
अब इसमें अगर आप पानी मिला दो साथ में, ध्यान से देखना, वाटर मिला है, वाटर में से क्या मिलता है, H और OH, है ना। बताइएगा, जैसे ही पानी मिलाओगे नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी, नाइट्रोजन गैस उड़ गई, Cl इस H के साथ बाहर हो गया, नाइट्रोजन गैस चली गई, Cl H के साथ चला गया, Cl HCl बना के बाहर हो गया, बचा कौन, OH, OH जाके R के साथ लग जाता है, तो एल्कोहल बन जाता है बच्चों, याद रखना। एलिफैटिक अमाइन ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड एंड वाटर गिव्स अल्कोहल, while aromatic amine इसमें नाइट्रस एसिड की जगह NaNO2 और HCl मिलाते हैं। टेम्परेचर आपको पता है 0 से 5 डिग्री, याद है, फैरनहीट रिएक्शन, तो ये डाइजोनियम बन जाता है। यहाँ पे N2Cl, इसका क्या नाम है आप सबको पता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, लिख लोगे। अब नोट, यहाँ पे मैं एक नोट लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है N2Cl की जगह मैं N2X ले लेता हूँ, मेरे यहाँ आपको पता है HCl की जगह HX भी हो सकता है, कुछ भी। तो डाइजोनियम सॉल्ट की बच्चों 6-7 रिएक्शंस हैं, वो सारी रिएक्शन मैं इधर लिख देता हूँ, आप जरा ये याद कर लेना। पहली, अगर मैं इसमें मिलाता हूँ कॉपर क्लोराइड HCl के साथ, तो आपको पता है नाइट्रोजन गैस उड़ जाती है और ये Cl आके इधर लग जाता है, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बनता है। अगर क्लोरोबेंजीन मिलाना है तो कॉपर क्लोराइड Cu2Cl2 HCl के साथ मिलाना, ठीक है। अगर आप Cu2Br2 मिलाते हो HBr के साथ, तो यहाँ पे ब्रोमो लग जाएगा, है। अगर आप HBF4 मिलाते हो HBF4, तो फ्लोरो बन जाता है, ये फ्लोरो देता है, फ्लोरोबेंजीन। क्लोरो बनाना है तो Cu2Cl2 मिलाना, ब्रोमो लगाना है तो Cu2Br2 मिलाना HBr के साथ, फ्लोरो बनाना है तो HBF4 मिलाना, ये पूरा हट के और फ्लोरीन लग जाएगा। आयोडो मिलाना है तो Ki मिलाना, अगर आयोडो बनाना है तो क्या मिलाओगे, Ki, तो ऊपर आयोडो, देख रहे हो इस अकेले से बहुत सारी चीजें बनती, बहुत काम की चीजें। अगर इसमें Ki मिलाओगे तो आयोडो बेंजीन बन जाएगा, ये याद हो गया। अगर इस पूरे को हटा ही देना है, हमने ऊपर रखना ही नहीं कुछ भी, तो इथेनॉल मिलाना, इथेनॉल या H3PO4, ये याद रख लो। इथेनॉल और H3PO4 इस पूरे डाइजोनियम सॉल्ट को ऊपर से हटा देते हैं, खाली बेंजीन बनाने का ये बहुत अच्छा तरीका है। बेंजीन बनाने के मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं, एक तरीका ये हो गया, 2 और बताओ। बेंजीन इससे, एक तो फिनॉल से 11th में करा था, याद है, फिनॉल में जिंक डस्ट मिला दो, याद है, तो ऊपर से OH गायब हो जाता था। एक ये याद कर लो, डाइजोनियम से बनाना इथेनॉल H3PO4 बेंजीन, कन्वर्जन में बहुत काम की चीज है। एक और बताना, याद कर लो, अभी इसलिए दोबारा बता रहा हूं मैं, तुम्हें याद हो जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड में सोडा लाइम डालना है, सोडा लाइम, डी कार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम, तो ऊपर का ये गायब, खाली बेंजीन बच जाता है। समझ में, सोडा लाइम से ये पूरा ऊपर का गायब हो जाएगा, खाली बेंजीन बन जाएगा। ये बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट, यहां तक ठीक है। अगला सुनो बेटा, अच्छा अगर मुझे यहाँ पे KCN मिलाना है तो ये हट के CN लग जाएगा, CN लग गया, साइनोबेंजीन, है ना, या बेंजीन नाइट्राइल, बेंजाइल नाइट्राइल। नेक्स्ट, अगर इसमें आप वार्म वाटर मिलाते हो, गुनगुना पानी, तो वही होगा जो उधर हुआ, ये पूरा हटेगा, नाइट्रोजन गैस उड़ेगी, X हटेगा, इसमें से OH जाके इधर लग जाएगा, HCl बाहर होगा, HX और वाटर, HX बाहर होगा और वाटर बाहर होगा, जैसे उसमें वाटर कह रहे नाइट्रोजन गैस, इसमें से नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी, एक X और एक H, HX बाहर, बचा कौन यहाँ, OH, H और OH होता है ना वाटर में, तो OH जाके यहाँ लगेगा, बाकी सब चला गया, फिनॉल बन गया। ये आपने देखा, बात समझ में आई। ध्यान से सुनना, अगर आप HBF4 मिलाते हो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम नाइट्रेट NaNO2, सोडियम नाइट्रेट एंड कॉपर, सोडियम नाइट्रेट एंड कॉपर, तो ये पूरा हटके नाइट्रो लग जाता है,
ये बहुत काम किए ये सारी रिएक्शन, इसलिए एक साथ नोट में लिखवा दी। तो कहने का मतलब जो कन्वर्जन आएगी ना तुम्हारी एनिलीन की कोई भी, तो तुम उसे यहाँ तक पहुंचा देना। कोई भी एनिलीन की नाइट्रो से कन्वर्जन आई एनिलीन से, तो आप डाइजोनियम बना के पहुंचा देना। फिर डाइजोनियम से तो आप इतनी सारी चीजें बना सकते हो ना। तो ये तो हर चीज का आपका एम रहे डाइजोनियम तक पहुंचाने का, उसके बाद आप कर लोगे फटाक से। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, अच्छा हिंसबर्ग आ गया आपको। अब ब्रोमिनेशन, ध्यान से सुनना। ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिर खत्म। और एक और है बस, कपलिंग। देखो ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन दो तरीके के होते हैं, नाइट्रेशन दो तरीके के होते हैं, सल्फोनेशन एक ही है। ब्रोमिनेशन के दो है, दोनों जरा ध्यान से सुनना। एक होता है ब्रोमीन वाटर, आपने पहले भी पढ़ा है। फिनॉल में जब ब्रोमीन वाटर मिलाते हैं तो क्या करता है, ये आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें। ऑर्थो और पैरा पे लगते हैं ना ये लोग, तो ये दो ऑर्थो है ना, पैरा एक ही है। तो जो ब्रोमीन है वो दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे हर जगह लग जाएगा, जहां जहां भी उसको लगेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। NH2 तो यही है, तो ब्रोमीन कहाँ कहाँ लग जाएगा, 2, 4, 6 पे, है ना। ब्रोमीन कहाँ लगेगा, 2, 4 और 6 पे। तो 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन, ये बन गया। ये बात समझ में आई। अब लेकिन अगर मुझे ना तीनों जगह नहीं लगाना, मुझे सिर्फ पैरा पे लगाना है, सिर्फ पैरा पे लगाना है, तो ये प्रोसेस फॉलो करना, ध्यान से सुनना। इसमें या तो तीनों जगह लगता है या पैरा पे लगता है ब्रोमीन खाली ऑर्थो पे नहीं लगता। ठीक है, मैं बताता हूँ इसका रीजन। पहले देखो, पहले पैरा वाला देख लो, फिर उसका क्यों का रीजन आपको पता है। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब पिरिडिन मिलाते हैं, दिस इज ऑल्सो एसाइलेशन ग्रुप। CH3CO दिख रहा है आपको, यहाँ COCH3, ये जाके यहाँ लग जाएगा। ये COCH3 का एक H हटेगा और वहां पे COCH3 लग जाएगा। ध्यान से सुनना, इधर बोर्ड की तरफ देखो क्या होगा। इधर ये NH दिख रहा है, 2 H से एक H चला जाता है इनके साथ रिएक्ट करके। इसमें एक्चुअल में ऐसा होता है, देखो CH3CO CH3CO ऐसा होता है। दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड, ऐसा होता है। जब आप इसको इसमें मिलाते हो तो ये पिरिडिन क्या करता है, इसके एक बॉन्ड को तोड़ देता है। एक बॉन्ड तोड़ दो, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, ऐसा बच गया ना, कुछ ऐसा बचा। इसमें से एक H निकलेगा बेटा, ध्यान इधर, इसमें से H निकला, H यहाँ लग गया, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर हो गया, है ना। बचा कौन, COCH3। COCH3 यहाँ जाके लग जाता है, COCH3 हट जा बेटा। तो ये COCH3 इधर लग गया, ये दिखा आपको क्या हुआ है, ये COCH3 इधर आके लगा। एक मिनट इसे हटा देता हूँ, थोड़ा साफ साफ बना दो। तो यहाँ NH तो था ही, साथ में और क्या लग गया, COCH3 लग गया। ठीक है, उसके बाद इसमें जब ब्रोमिनेशन करना है इथेनोइक एसिड के साथ, अब आपने ब्रोमिनेशन करना है, तो ये इस दोनों पोजीशन को पे आने नहीं देता ब्रोमीन को, ये रिपेल करता है इसको इस पोजीशन पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है, या तो ऑर्थो पे होती है, नहीं तो पैरा पे होती है। जैसे ही ये यहाँ आने की कोशिश करेगा, ये इसे धक्का देगा, क्योंकि ये बहुत बल्कि ग्रुप है। तो ये जाके सीधा ब्रोमीन यहाँ लगता है, ब्रोमीन सीधा इधर लगता है। ये NH COCH3 है। अगले स्टेप में जब तुम पानी मिलाओगे ना, तो ये COCH3 वापस चला जाएगा, इसके साथ OH लेगा। COCH3 में OH और लगा दो, तो CH3COH बन गया ना। CH3COH चला गया, एक H जो बचा ये N के साथ लग जाएगा वापस। तो N, एक H तो था ही N के पास, एक और H ले लेगा तो कितने H हो जाएंगे, 2। वापस उसी स्टेज में नहीं आ गया, बस एक एक्स्ट्रा ब्रोमीन ले आया अपने साथ। ये स्टेप समझ में आया क्या हुआ। ठीक है, तो पैरा पे लगा सीधा जाके ब्रोमीन। ठीक है, ये फिर करा क्यों था ये बीच में, ये इस वाले ग्रुप पे आने से रोकता है, ये इसे डीएक्टिवेट कर देता है जी, इधर नहीं आने देना, कोई आएगा उसे रिपेल करेगा। वरना ब्रोमीन वाटर में तीनों जगह लग गई थी ब्रोमीन। ठीक है, यही सेम मैकेनिज्म नाइट्रेशन में भी फॉलो होता है। अब जरा ध्यान सुनना, अगर आप ये देख रहे हो सेम ही ग्रुप है, नाइट्रेशन का सेकंड वाला देखो, नाइट्रेशन CH3CO होल ट्वाइस पिरिडिन, क्या करेंगे, पहला स्टेप वही होगा जो यहाँ हुआ। क्या हुआ पहला स्टेप बताओ, पहला स्टेप बताओ। NH रहेगा, इधर क्या लग जाएगा, COCH3 लगा। फिर मुझे यहाँ तो ब्रोमिनेशन करना था, तो हमने ब्रोमीन मिला, इधर क्या करना है, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए HNO3 मिलाओगे ना, किसके साथ, CH3COH के साथ।
खाली नाइट्रिक एसिड से भी काम चल जाएगा। वैसे नाइट्रिक एसिड साथ मिला है तो नाइट्रो लग जाएगा, इधर इधर आने नहीं देगा ये, तो आपका NO2 इधर लगेगा पैरा पे, और ऊपर NH के साथ COCH3 तो है ही। फिर आपने पानी मिलाया, H और OH मिलाया, तो OH तो इसे अपने साथ ले गया, H अपना छोड़ गया, तो N के साथ क्या लग जाएगा, एक H और लग जाएगा, तो एक H पहले से था, एक और लग गया, NH2 हो गया, तो इधर क्या लग गया, ऊपर नाइट्रो, पैरा पे आ गया ना नाइट्रो। समझ आ रहा है? ये चैप्टर बहुत बढ़िया है, इसकी कन्वर्जन भी बहुत अच्छी है। यहाँ तक ठीक है? नेक्स्ट, अब जरा ये देखना, ये थोड़ा अलग सा है। अगर आप नाइट्रेशन करते हो H2SO4 के साथ, तो यही एक ऐसा ग्रुप है एनिलिन जिसमें जनरली अभी तक हम जितने करते हैं या तो ऑर्थो पे लगता था, ऑर्थो पैरा पे लगता था, या मेटा पे लगता था। एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में नाइट्रेशन करे तो मेटा पे लगता था, वो मेटा डायरेक्टिंग है। ये एक ऐसा एनिलिन, इसमें तीनों लगते हैं, ऑर्थो भी बनता है, पैरा भी बनता है, मेटा भी बनता है। क्यों का रीजन दे रहा हूं मैं। ऑर्थो मेटा, ऑर्थो और पैरा पे तो इसलिए लगता है क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है ना। मेटा पे क्यों लग गया, ये क्वेश्चन है कि व्हाई इट गिव्स मेटा डायरेक्टिंग, मेटा नाइट्रो एनिलिन। इसमें देख रहे हो, यहां देखो मैं बना रहा हूं, अब मेटा का रीजन भी दे रहा हूं। ऑर्थो पे भी नाइट्रो लगता है, मेटा पे भी नाइट्रो लगता है, और पैरा पे भी नाइट्रो लगता है। अब आप बताओ मेजर कौन सा होगा, सबसे ज्यादा कौन सा बनेगा इन तीनों में? तीनों बनते हैं, सबसे ज्यादा कौन बनेगा? पैरा वाला। इसमें रिपल्शन कम है, 51%, 47%, 2%, 2%, 2% ये वाला बनता है मेटा वाला, 2% ये बनता है, 47% ये। अब ये 2% क्यों बन गया, ये कैसे बना? ये इधर वाला ही मिट गया, इसको ठीक कर दूं मैं। हाँ जी, ये क्यों बना 2%? यही क्वेश्चन है कि व्हाई इट गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलिन। मेटा तो देना ही नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऑर्थो और पैरा पे थी। जब रेजोनेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ आती है? तो ऑर्थो पे आती है, नहीं तो पैरा पे आती है, बीच में तो आती नहीं है। 2% ही कहाँ से आ गए? तो आप बोलोगे कि ये जो H2SO4 HNO3 के साथ जब हम ये शुरुआत करते हैं तो उसके पहले की नाइट्रेशन हो, ये एक H ले लेता है, या तो इससे या इससे किसी से, एक H इसको दे दो। एनिलिन इज अ बेस, तो वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो एक H लेके ये बना लेता है, इसे क्या NH3+। दिस इज कॉल्ड एनिलीनियम आयन। वहां जब हम रीजनिंग करेंगे तो नहीं बताएंगे, इसलिए ध्यान सुन लेना। एनिलिन में जब हम नाइट्रो ये HNO3 मिलाते हैं तो ये H गेन करके ये बनाता है NH3+। दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड एनिलीनियम आयन। नाउ दिस एनिलीनियम आयन हैज पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कैपेबिलिटी है इसकी, तो बेंजीन से खींचता है इलेक्ट्रॉन। जब ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पे बढ़ा देगा, ऑर्थो और पैरा की कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ा देगा? मेटा पे। इसीलिए मेटा पे नाइट्रो लगता है, बिकॉज ऑफ दिस एनिलीनियम आयन। एनिलीनियम आयन विड्रॉज इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन। याद है आपको प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट? एक बेंजीन से खींचता था और एक बेंजीन को अपना लोन पेयर देता था, ये बेंजीन से खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटा पे बढ़ा देता है ये। तो बिकॉज ऑफ दिस एनिलीनियम आयन इट गिव्स 2% ऑफ दिस अपना मेटा वाला, मेटा नाइट्रो एनिलिन। बात समझ में आई? याद रखना, ये कम देता है लेकिन ये एनिलीनियम की वजह से 2% ये भी दे देता है। ठीक है, याद रहेगा ये, है ना? अच्छा, ये परसेंट, ये यहां तक बात समझ में आ गई है? ठीक है, ये परसेंटेज मैंने पहले सही लिखी थी, 47 ही था ये। इसका रीजन क्या है बताना, ये 2% ही क्यों है ये ऑर्थो वाला? हाँ वही पहले ठीक लिखा था मैंने, परसेंटेज आगे पीछे लिख दी कंपाउंड की, वो ठीक कर लेना, याद रखना है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, सल्फोनेशन। ध्यान इधर, एनिलिन में जब आप सल्फोनेशन करोगे, सल्फोनेशन के लिए खाली H2SO4 या वो आपका H2S2O8 ओलियम मिलाते हैं, तो ये क्या करेगा याद है? इसमें से क्या निकलता है? SO3H। यस, तो SO3H लग जाएगा बेटा। कहां लगेगा? कहां लगेगा? पैरा पे। SO3H यहां लग जाता है। दिस इज कॉल्ड, इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका बताओ?
बेंजीन सल्फो एनिलिक एसिड, बेंजीन सल्फो एनिलिक एसिड। ठीक है, मैं अभी लिखता हूं। अच्छा एक बात सुनो, इसमें ये एक रिएक्शन बनाता है बेटा, ये ना पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। ये इसमें ना आपस में रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। क्या होती है देखना, ये बेस है और ये क्या है, एसिड। ये इसका एच खींच लेता है, ये अपना एच उसको दे देता है, तो ये इससे एक एच ले लेगा, तो ये कैसा बन जाएगा पता है, ये NH2 से NH3 बन जाता है। ये NH2 इसका एक H ले लेता है, तो जब इसका एक H लेगा तो ये क्या बन जाएगा, NH3 प्लस और इधर SO3 माइनस। दिस इज कॉल्ड ज्विटर आयन। इसका क्या नाम है, ज्विटर आयन। ये बात समझ में? ज्विटर आयन एक सॉल्ट होता है जो जनरली अनस्टेबल होता है। ये इससे ये बन सकता है और वापस इससे ये भी बन जाता है। ठीक है, अब लास्ट रिएक्शन इस चैप्टर की देखो आप। लास्ट रिएक्शन है बेटा कपलिंग रिएक्शन, इस चैप्टर की आखिरी रिएक्शन। ध्यान से सुनना, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग आपके कोर्स में 2 है, इस बार डिलीट नहीं करी है इन्होंने, 2 है। देखो ध्यान से सुनना, एक ऑरेंज डाई वाली है, एक येलो डाई वाली है। एक ऑरेंज डाई, एक येलो डाई। देखो कोड की तरफ, यहां देखना, ये जो आपका डाइजोनियम सॉल्ट है, इधर सबका ध्यान, डाइजोनियम याद है? डाइजोनियम कैसा होता था, N2Cl था ना, बेंजीन के ऊपर N2Cl को डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं। तो डाइजोनियम सॉल्ट में जब आप फिनॉल मिलाओगे, 2 रिएक्शन है कपलिंग की, दोनों याद रखना, ये फिनॉल है और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ध्यान से सुनना, होता क्या है पता है, ये जाके इसके अटैक करेगा, इसके पैरा वाली पोजीशन से एक H निकाल लेगा, यहां से एक H लेके HCl होके बाहर, HCl बाहर, HCl बाहर हो गया है, और ये N इस C के साथ बॉन्ड बनाएगा कुछ ऐसे। N 2 थे ना, N और N में एक्चुअल में कितने बॉन्ड होते हैं पता है, 3 बॉन्ड होते हैं। N और N में 3 होते हैं, लेकिन एक बॉन्ड ब्रेक कर देता है, जैसे Cl जाता है, एक बॉन्ड ब्रेक करके एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ देके N और N में डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड ब्रेक होके इस बेंजीन के साथ अटैक कर लेता है एक कार्बन को। OH को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस N ने, ये वाले N ने इस C के साथ, इस C के साथ इस N ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर, अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है, उसका एक चला जाता है H और वहां के साथ वो बॉन्ड बना लेता है। दिस इज कॉल्ड ऑरेंज डाई। ये डाई वही जो कलर वलर करने काम में आती है। तो पहली रिएक्शन ये है कपलिंग। दो एग्जांपल है, पेपर में आए तो कपलिंग कोई भी लिख देना दोनों में से, अभी मैं 2 लिख रहा हूं। अगली, इसमें डाइजोनियम में जब आप एनिलिन मिलाओगे, एनिलिन क्या होता है, NH2, इसमें वही होगा, एक Cl और H बाहर हो गया, HCl, ये N इसके साथ आ जाएगा, HCl बाहर, NN और ये NH2 बाहर। दिस इज कॉल्ड येलो डाई। ये बात समझ में आई? ये बात आ गई? ठीक है, तो यहां तक बेटा ये लास्ट रिएक्शन था इस चैप्टर का, ये हमारा खत्म हो गया। आप ये लिख लो सारा, पॉज कर दे बेटा।